एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि एक औरत के मैक्सिमम कितने सी सेक्शंस हो सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मुझसे अक्सर कई दफ़ा कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे 3 सेक्शंस हो चुके हैं या 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो क्या आइंदा हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या हमारी जान को ख़तरा है? तो डॉक्टर साहिबा प्लीज़ हमें इसके बारे में डिटेल से बताइए। मैंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में जैसे कि किसी खातून की बेटियां होती हैं, 3 से 4 बेटियां हैं और वो बेटियां सारी उनकी सी सेक्शन से हुई हैं। तो अब उनके ऊपर एक तो सोशल और एक डोमेस्टिक प्रेशर होता है बेटा पैदा करने का। तो उनके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस होता है कि अगर हम दोबारा प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या इसमें हमारी जान को ख़तरा है, या आया हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर हमारा ऑपरेशन होता है तो किस हद तक कॉम्प्लिकेटेड होता है। और लाइकवाइज जैसे कुछ लोगों के बेटे होते हैं सिर्फ, और उनको बेटी का शौक होता है और वो चाहते हैं कि वो एक जो है वो बेबी करना चाहें, लेकिन उनके क्योंकि 3 से 4 ऑपरेशन हो चुके होते हैं और उनको ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इस पूरी मिथ को मैं बहुत डिटेल से इस वीडियो में डिकोड करने जा रही हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इसका एक बहुत ही डिटेल्ड और एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिलने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये मिथ आई कहाँ से कि 3 ऑपरेशन हो सकते हैं या सिर्फ 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, उसके बाद औरत बेकार है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके अंदर उसमें प्रेग्नेंट होने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, और या फिर ये है कि अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। इसमें होता ये है कि जो हमारे छोटे शहर हैं, जहाँ पर आपको एक स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पर जो सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर या जो एलएचवीज होती हैं वो पेशेंट्स के एंटीनेटल क्लिनिक्स करती हैं, यानी जो प्रेगनेंसी का पूरा चेकअप है वो या तो एमबीबीएस डॉक्टर करती हैं या वो एलएचवीज करती हैं। अब वो डिलीवरीज में तो ट्रेंड होती हैं, लेकिन सी सेक्शन के लिए उन्होंने अपना जो एक एसोसिएट्स बनाए होते हैं, टीम्स बनाई होती हैं, उसमें वो जनरल सर्जन्स को कॉल करते हैं। तो एक पेशेंट जो जिसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी बल्कि उसका सी सेक्शन होता है, तो वो सी सेक्शन फिर जनरल सर्जन आके करते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जनरल सर्जन के सी सेक्शन करने में और एक गायनेकोलॉजिस्ट के सी सेक्शन करने में बहुत डिफरेंस होता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ छोटे शहरों में, बल्कि लाहौर में भी मैंने कई इस तरह से क्लिनिक्स में देखा है कि जो छोटे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर या सिर्फ एलएचवीज या एमबीबीएस डॉक्टर्स बैठी हैं, उनको भी अपनी सर्जिकल हेल्प के लिए दे डू कॉल द जनरल सर्जन। अब जो जनरल सर्जन है उनका वे ऑफ डूइंग द सर्जरी और एक गायनेकोलॉजिस्ट का डूइंग द सी सेक्शन बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो बहुत नफासत से, बिकॉज वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, हम इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, हम इसी पे फोकस्ड होते हैं। और दूसरी बात यह कि हमें ये पता है कि ये वाला एरिया अगर प्रॉब्लम करेगा तो अगली दफ़ा इस पेशेंट ने अगर हमारे पास आना है तो ये हमारे लिए ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मेरी एक पेशेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक पेशेंट मुझे दिखाती है वो मुझे एंड तक फॉलो करती हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद मी, और स्पेशली वो अपनी फैमिली के भी जो खवातीन हैं उनको भी अपने डॉक्टर से हटा के मेरे पास लेकर आती हैं। तो जब एक पेशेंट छोड़ उसकी पूरी फैमिली को मैंने डील करना है, तो सर्जरी के दौरान ये चीज़ मेरे माइंड में होती है कि अभी इस पेशेंट ने दोबारा प्रेग्नेंट होना है, और जब दोबारा प्रेग्नेंट होना है तो मैंने ही ये ऑपरेशन करना है, और इसकी जो इंटरनल सिचुएशन है उसको मैं किस हद तक नफासत से बेहतर बना सकती हूँ। बेसिकली हर गायनेकोलॉजिस्ट के जहन में ये बात है। और जनरल सर्जन्स में क्या होता है, जो एक उनका रिफ्लेक्स है, पित्ते का ऑपरेशन किया पित्ता निकाल दिया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया अपेंडिक्स निकाल दी, अब ना तो उनको दोबारा वो अपेंडिक्स खोलनी है और ना उनको दोबारा वो पित्ता खोलना है। तो एक रॉ वे ऑफ डूइंग द सर्जरी होता है जनरल सर्जन्स का। तो उसमें और गायनेकोलॉजिस्ट की सर्जरी में ये एक मेन डिफरेंस है, बिकॉज हम यूट्रस को बहुत ही नीटली और बहुत क्लीन करके हम उसकी स्टिचिंग करते हैं, ताकि दोबारा अगर उसको खोला जाए तो ऐसा सच कोई एडेड ऑन कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सेकेंडली यस, एक और चीज़, गायनेकोलॉजिस्ट टू गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरीज में भी बहुत फ़र्क होता है। जैसे अगर आप कभी देखें कि एक ही जो खाना है, एक ही सालन है, वो अगर 4 मुख्तलिफ ख़वातीन बनाएंगी तो उन चारों का जो टेस्ट है, उन चारों खानों का टेस्ट डिफरेंट होगा। बेशक वो एक ही चीज़ होगी लेकिन 4 डिफरेंट टेस्ट होंगे। सिमिलरली
गायनेकोलॉजिस्ट की सर्जरीज में भी फ़र्क होता है। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत नीट और क्लीन सर्जरीज करती हैं, कुछ थोड़ा ज़रा बहुत जल्दी जल्दी में और थोड़ा सा रफ सर्जिकल उनका हैंड होता है। तो एक ये फैक्टर होता है। तीसरा ये होता है कि लेडी की अपनी जो कैपेसिटी ऑफ हीलिंग है उस पर बहुत डिपेंड करता है। यानी कि जैसे मैं अपनी एक पेशेंट का सी सेक्शन करती हूँ तो मैं उनको जो एडवाइसेस देती हूँ, अब बहुत सारे लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, आपने ये सुना होगा कि मैं हर तीसरी चौथी वीडियो में ये ज़रूर बताती हूँ कि ऑपरेशन के बाद या डिलीवरी के बाद आपने मोबिलाइज्ड रहना है, आपने चलते फिरते रहना है, अपने अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपने टिश्यूज़ को हाइड्रेटेड रखना है। तो इससे ये है कि आपकी जो इंटरनल हीलिंग है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी इंटरनल हीलिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका जो एडहेजन्स हैं वो बन जाती हैं, टिश्यूज़ आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें फिर ये होता है कि नेक्स्ट सर्जरी बहुत मुश्किल होती है। बहुत से लोग जैसे प्रोटीन्स नहीं लेते, और स्पेसिफिकली एनिमल प्रोटीन्स, अगर आप अपने ऑपरेशन के बाद एनिमल प्रोटीन यानी कि गोश्त, मीट वगैरह नहीं लेते तो आपके टिश्यू स्पेस का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। और जो लोग ये चीज़ें लेते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्लीनली हील अप होती है। उसके बाद एक और जो चीज़ है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ऑपरेशन अगर खुदा न खास्ता आपकी जो गट है यानी कि जो आंतें होती हैं वो डैमेज हुई हैं, या आपके मसाने पे कट लगा है, या खुदा न खास्ता आखिरी लास्ट टाइम आपका जो ज़ख़म था वो ख़राब हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज़ में जानने के लिए कि आया आपको नेक्स्ट बेबी प्लान करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत से लोग मिस करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि आपका जो पिछला सी सेक्शन था वो अगर प्री टर्म हुआ है, इसको हम हिस्ट्रोटमी कहते हैं, यानी कि 7वें या 8वें माह में ड्यू टू सर्टन इमरजेंसी, कोई अचानक से कुछ इमरजेंसी हुई कि वो डिलीवरी का वेट नहीं किया जा सकता था तो उसको ऑपरेट करना पड़ा, तो उसमें ये होता है कि जो सी सेक्शन टाइम से पहले होता है उसका जो स्कार होता है वो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर हिस्टोटमी भी हुई हो तो ये भी एक इंडिकेशन होती है ये देखने के लिए कि क्या आया आपको नेक्स्ट बेबी प्लान करना है और वो कब करना है। अब ये तो वो 4 से 5 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस पॉइंट में कि आपके कितने सी सेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट एक बात जो आती है वही आती है कि जब भी मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि जब आपका सी सेक्शन होता है, अब तो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, पहले तो एक पेपर वर्क होता था जो आपको कागज़ संभाल संभाल के रखने पड़ते थे, कागज़ गुम हो गए, सब कुछ गुम हो गया। आप अपना जब आपका ऑपरेशन होता है उन नोट्स को अपने फ़ोन की एक फ़ाइल में, फोल्डर में सेव कर लें, अपने हर प्रोसीजर का नोट्स, क्योंकि हम लोग जब आपको डिस्चार्ज स्लिप देते हैं तो आपके जो डिटेल्स हैं हम उस डिस्चार्ज स्लिप पे ज़रूर लिखते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे खुदा न खास्ता अगर बच्चेदानी फटने वाली थी या अंदर फट चुकी थी, मसाने का कोई प्रॉब्लम था, या ये था कि आपको कुछ नॉर्मली जैसे हम 24 से 48 घंटे से ज़्यादा पेशाब की नाली नहीं रखते, लेकिन अगर आपको हफ्ता या हफ्ते से ज़्यादा रखी गई तो इसका मतलब है कि इंटरनली कोई आपको प्रॉब्लम हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए ताकि आगे आपकी जो डॉक्टर हैं वो इन सब चीज़ों को असेस कर सकें। अब आते हैं कि कितने ऑपरेशन होने चाहिए। 4 ऑपरेशन एक लेडी के नॉर्मली हो सकते हैं जिनको हम लो रिस्क कहते हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेशंस आपके अच्छे सेटअप्स में हुए हों, बड़े सेटअप्स में हुए हों, स्पेशलाइज्ड गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू हुए हों, तो आपका 5वां, 6ठा और यहाँ तक कि आपका 7वां सी सेक्शन भी हो सकता है। इस चीज़ को जहन में रखिए कि ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कंडीशन पे एज वेल एज जो कि आपकी डॉक्टर थी उन पे। अगर इन कंडीशंस जो कि मैंने आपको बताएंगी, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं हुई, आपकी हेल्दी हीलिंग हुई थ्रू आउट, कोई आपको हर वक्त पेन नहीं रहती, क्योंकि पेन होती है एडहेजन्स की वजह से ऑपरेशन के बाद, और वो जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। अगर आपकी डॉक्टर की सर्जरी बहुत अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन आफ्टरवर्ड्स नहीं होती। आफ्टरवर्ड से मेरी मुराद ये नहीं है कि महीने बाद या 2 महीने बाद, नहीं, साल के बाद या 2 साल के बाद भी जो है कई पेशेंट्स को एडहेजन्स की पेन्स रहती हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये कर सकते हैं कि जी आपके इतने ही ऑपरेशंस हो सकते हैं, आपके 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपका प्रीवियस जो थे नोट्स में क्या लिखा है।
इन द एंड फिर एक दफ़ा आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके मल्टीपल सी सेक्शंस हो चुके हैं, यानी थर्ड सी सेक्शन तक तो हम लो रिस्क लेते हैं कि ये लो रिस्क सर्जरीज हैं, लेकिन थर्ड के बाद जो भी आपका प्रोसीजर होना चाहिए वो एक बड़े टर्शरी केयर सेटअप में होना चाहिए, जहाँ पे एट द स्पॉट आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा यूरोलॉजिस्ट, जर्नल सर्जन और जो है इनकी जो फैसिलिटी है वो फॉरेन से अवेलेबल हो, ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो रही है तो हम उन सर्जन्स को कॉल कर सकें। आई होप मैंने बहुत डिटेल से ये आपके कमेंट्स को आंसर कर दिया, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मुझे ये क्वेश्चन जो था वो कमेंट में आ रहा था कि हमारे एक औरत के कितने सी सेक्शंस हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।